रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम हज़रात जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इन जुमलों से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ कि तूफ़ान में कश्तियाँ और घुमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब जाती हैं और गलत बात पर तेरी जो वाह करेंगे वही लोग तुझे तबाह करेंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे एतमाद की फ़िज़ा या बेयकीनी की इंतहा, माजी, हाल और मुस्तकबिल का पाकिस्तान। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज 3 शख्सियात मौजूद है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती है, चाहे मुल्की हालात हो, माशी हालात हो, अवामी हालात हो, इस पर बड़े अच्छे डिबेट करते हो, बड़े अच्छे तजिया करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है बिज़नेस के हवाले से और मेमन बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना बिज़नेस करे, CEO है, सेविंग होम चला रहे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे कराची के अंदर। और बिलखसूस कराची के अंदर कुछ ऐसे हालात हैं जो मेमन बरादरी के हवाले से या आवाम के हवाले से उनकी बड़ी दिल जमई से खिदमत करते हैं और बिलखसूस इतवार के रोज़ एक फ्री कैंप भी लगाते हैं जिसकी वजह से लोगों को बड़ा इस्तेफ़ादा हासिल होता है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा कारोबारी शख्सियत इकबाल एडवानी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी दूसरी मेहमान है माशाल्लाह, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बिलखुसूस कनाडा आना जाना रहता है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी सलाहियतों की मालिक है शोबे के हवाले से, डॉक्टर है, माशी हवाले से, अवामी हवाले से और इन दिनों जो हालात है उस हवाले से बड़ा अच्छा तजिया करती है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर मुबशरा खान साहिबा, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ तीसरी शख्सियत है तालीमी हवाले से माशाल्लाह माहिर तालीम तजिया निगार है और इन दिनों कराची के अंदर न्यू जनरेशन स्कूल चला रहे, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर है जनाब मोहम्मद अख्तर आराई साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब, मैंने जिस तरीके से भी इब्तिदा में गुफ्तगू की कि माजी, हाल और मुस्तकबिल के पाकिस्तान के हवाले से, माजी अक्सर हमें इस बात की हमेशा ये बताता रहता है कि जब भी कोई हुकूमत के लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि माजी के अंदर पाकिस्तान फलां था, ऐसा था, वैसा था, इतनी मुश्किलों के अंदर, और फिर जब वो चार्ज लेते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि हम बड़ी तकलीफ़ के अंदर। तो ऐसी तकलीफ़ें क्यों लेते हैं ये लोग? देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब काम उनसे हो नहीं पाता तो वो क्या करते हैं कि दूसरों पे ब्लेम लगाना शुरू करते हैं। और सबसे आसान ब्लेम ये है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी, पिछले जो लोग थे जो हमारी जगह पे थे, उन्होंने सही काम नहीं किया। ये वो लोग इस तरह की बात करते हैं जिनको कुछ करना नहीं है, जो कुछ सिर्फ आए हैं अपने फ़ायदे के लिए, आम लोगों के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है। तो उनको तो पहले से पता है कि हमने तो कुछ करना नहीं है, हम तो अपने लिए आए हैं, हमारा जो काम होगा हम करके चले जाएंगे। तो पहले से एक ऐसा ग्राउंड बना लेते हैं और अपने आप को पहले से सेव कर लेते हैं कि जो भी खराबी है यहाँ पर वो इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने की थी। तो ये एक तरह से बहाना बना रहे हैं और पाकिस्तान में यही चल रहा है। जब से पाकिस्तान बना है, हर बार जब स्टार्ट में हम लोगों ने अंग्रेज़ों पे डाल दिया, उसके बाद हर आने वाली गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया। तो मकसद कहने का ये है कि हमारा तरीक़ेकार ही यही है कि ख़ुद की नाकामी को छुपाने के लिए हम अपने से ज़्यादा नाकाम लोगों को जाहिर करेंगे कि ये इन लोगों ने ये किया। यही है कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का सबसे बड़ा यही होता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स से बाहर ही नहीं निकलते और अपने काम पे तवज्जो कम है और दूसरों की खामियां निकाल के अपने आप को सेव करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से मैंने कहा कि माजी, हाल और मुस्तकबिल की हम बात करने लगे, पहले माजी की तरफ आते हैं कि जिस तरीके से आप से हमारी अक्सर गुफ्तगू होती है, आप हमारे कई प्रोग्राम में भी शामिल रही है, आप हमेशा पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करती हैं कि हमें जो है माजी को छोड़ के हाल और हाल के बाद मुस्तकबिल की तरफ देखना। लेकिन माजी की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो लोग जो है यहाँ अब रुकने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ख़ासतौर पर यंग जनरेशन जो कि हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें लेनी है लेकिन वो रुक नहीं रहे और वो कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल नहीं है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है आपका। बीइंग एन कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मेरे पास केसेस अब पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो हर कोई जाना नहीं चाहता था। पहले का मतलब है 2 से 3 साल पहले कि सबको उम्मीदें हो गई थी कि जी अब पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, अब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा। पिछली गवर्नमेंट ने जो भी किया, आई वुड से एक 1 स्टेप अहेड था। हर किसी को उम्मीदें थी कि अब कुछ हो जाएगा, कुछ बन जाएगा। बट ऑब्वियसली जब एक सेटबैक होता है तो हर कोई
अपनी ज़ात से जो कुछ भी जुड़ा है उसकी तरफ देखने के साथ साथ यही एक कोशिश होती है कि हमारा फ्यूचर क्या है। उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। इवन पेरेंट्स हैं, बच्चों की जहाँ तक बात होती है तो वो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं या आगे प्रोग्रेशंस नहीं है स्टडीज़ के लिए, तो वो यही होता है कि भाई बाहर इतनी कंपटीशन नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। अगर आप मेडिकल के हवाले से देखें या इंजीनियरिंग के हवाले से देखें, इतने रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट लोन नहीं देती पढ़ने के लिए, तो बाहर उनको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और ऑब्वियसली जब आप नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका की बात करें, इवन यूरोप, तो दे आर रेडी फॉर गवर्नमेंट लोन या ग्रांट दे देती है एक हद तक, 50% आपकी स्टडीज़ को वो कवर अप कर रही होती है। बट ऑन द सेम साइड अगर जो इमिग्रेशन ना हो या स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो वो फिर एक हैवी प्राइस देते हैं। बट आजकल तो ऐसा हो गया है कि इवन फैमिली स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स बट फैमिलीज माइग्रेट कर रही हैं, यानी दे आर जस्ट वाइंडिंग अप, हर चीज़ वाइंड अप करके अब उन्होंने लाइक गिव अप कर दिया है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, वी हैव टू मूव। अच्छा, अक्सर आने से आपकी तरफ आता हूँ कि हम माजी के पाकिस्तान के हवाले से हाल और मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करने लगे, लेकिन मैं आपकी तालीम के हवाले से माशाल्लाह आपकी वाबस्तगी, पहले तालीम का एक सवाल करके फिर हम उसी पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो मौजूदा तालीम जिस तरीके से कोरोना गुजरा, ये गुजरा, आप कितने मुतमईन हैं? और ये जिस तरीके से आप कहते हैं कि हम प्राइवेट वाले जो है इस सेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहते हैं अगर हुकूमती सतह पर देखते तो उसके अंदर थोड़ा माइनस प्लस है, तो आप क्या समझते हैं कि अब इस वक्त जो मौजूदा तालीम है उसमें कितनी सेटिस्फेक्शन है और उसमें कितना निखार पैदा किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि एक्चुअली तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 25(a) के मुताबिक जो यहाँ से 5 साल से लेकर और 15 साल तक का बच्चा है, उस बच्चे की जिम्मेदारी एजुकेशन की ईच एंड एवरी चाइल्ड की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। अब 8वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो वो कहते हैं कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, जो ब्लैक बोर्ड जो है आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले था, आज भी वहाँ ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड तो क्या कहेंगे, दीवारों को कलर ब्लैक है, बल्कि ना सिर्फ ब्लैक है, वहाँ गोस्ट स्कूल मौजूद है और गोस्ट स्टूडेंट मौजूद हैं, गोस्ट टीचर शायद मौजूद हैं, पता नहीं क्या कुछ गोस्ट है। बात यह है कि जब फिर आम आवाम नाउमीद हो जाती है, जो पुराने उस्ताज़ा होते थे किसी ज़माने में, जो पढ़ाना चाहते थे, वो जा चुके इस दुनिया से, रिटायर हो गए। आप थोड़ा सा मैं यहाँ आपको रोकूंगा, लेकिन यही गवर्नमेंट के टीचर अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उनको सैलरियाँ वो होती है, हालांकि जबकि इनको इतनी 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये सैलरी भी है गवर्नमेंट के हवाले से। देखिए, एग्जैक्टली आप सही फरमा रहे हैं, मगर एक्चुअली वो ऐसा नहीं करते। हाँ, अगर कोचिंग सेंटर की बात करें वहाँ पर वो कोशिश करते हैं, मगर ये एक बात समझने की है कि एजुकेशन सिस्टम है क्या। अगर आपने, क्योंकि क्वेश्चन किया आपने, तो मैं ये बता रहा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ न कुछ डिलीवर कर रहा था, क्लासेस कंडक्ट हो रही थी, मगर ये बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ 2 स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। एक मैट्रिक सिस्टम है जो कि इंटरमीडिएट तक होता है, दूसरा जो है कैमिस सिस्टम है जो A लेवल तक होता है, यानी एडवांस लेवल तक होता है। कैमिस सिस्टम कॉन्सेप्ट एजुकेशन देता है, मैट्रिक सिस्टम जो है वो रट्टे वाला सिस्टम हो गया है, मेमोराइजेशन वाला सिस्टम हो गया है। अब तो ज़मीन बोझ हो चुका है, अब चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बच्चे, काबिल बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। अगर कोई बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो अपनी मतलब आपके तौर 100 में से 2-4 बच्चे। इशू ये है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी ने 2-2.5 साल के बच्चे को अफेक्ट किया है। ये गैजेट्स जो हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो चलाना सीख गए हैं, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आई नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम था कि वो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट स्कूल्स में लेकर आती। एक कंपटीशन आप गवर्नमेंट का काम कह रहे हैं हजरत, ये तो अपने मगर स्कूल वो तो तो नहीं प्राइवेट संभाल पा रहे, तो प्राइवेट गवर्नमेंट कहाँ से सेक्टर देगा? काम करता है। देखिए ना, ये तो जब आर्टिकल 25 ये क्या कहता है, वो यही तो कहता है आप सबसे बड़ी बजट, ज़्यादा से ज़्यादा बजट आप इस पे डोनेशंस लेते हैं, बैरूनी ममालिक के प्रोग्राम्स आते हैं, वो पैसा जाता है तो जाता कहाँ है? असल में मॉनिटरिंग सही नहीं है, क्या कहेंगे? नीयत ठीक नहीं है, अच्छा। काम करना नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है। बुक्स में आपको सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ होगा कि जी इतने चलो, पैसे खर्च कर प्राइवेट दिए, सेक्टर के हवाले से भी रिबन काटे जाएंगे। आपसे मैं बात करें। अच्छा, मैं हाल की तरफ आता हूँ, हाल के पाकिस्तान की तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान है जिसके हवाले से मैं बात करने लगूँ कि देखें, अभी जो है केयर टेकर हुकूमत आई हुई है और बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है और अवामी महंगाई उरूज पे जा रही है,
तो क्या समझते हैं कि ये जो माजी वाली हुकूमत सब एक दूसरे के ऊपर पीछे डाल के क्या ये कुछ करेंगी या सिर्फ वेट एंड सी करके अपना टाइम पीरियड वो करेंगी और लोगों का आवाम के साथ चलता रहेगा ये सिलसिला? देखिए, अगर महंगाई आ रही है तो जो IMF से मुआहदा हुआ है उसकी वजह से महंगाई आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हमको ये करना है कि हम आज क्या कर सकते हैं। अभी बिजली के हवाले से जो कमिटमेंट हम लोगों ने किए हैं उसको पूरा तो करना है, लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो हम कम कर सकते हैं। देखें, निगरान हुकूमत का एक लिमिटेड दायरा है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं जा सकते। उनका काम है कि वो IMF के मुआहदे को इम्प्लीमेंट करें पूरी तरह से। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा होगा अभी हाल में जो इलेक्ट्रिक के बिल हुए तो हड़ताल शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया, और ज़्यादातर ताजिर बिरादरी भी बहुत बाहर आई थी। लेकिन आपने ये देखा थोड़ा प्रीवियस जाए, हमारा डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं, हमारा डबल स्टैंडर्ड बहुत है। थोड़ा प्रीवियस आप जाएं तो आप देखेंगे कि यही बिजनेसमैन जितने जो आज चीख रहे हैं, यही सियासी पार्टियां जो आज चीख रही हैं, उस वक्त IMF से जब मुआहदा हुआ तो ये मुबारकबाद दे रहे थे कि बहुत अच्छा मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। तो यही वही लोग हैं जो उस वक्त मुबारकबाद दे रहे थे। तो जिस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे थे उसको जब इम्प्लीमेंट करने आएंगे तो यही होगा जो हो रहा है। तो फिर आप क्यों बाहर आगे कहा जाए, अवाम कहा जाए, दूसरी चीजें भी तो, दूसरी मराद भी तो वहां तो खत्म किया जाए ना। सारी चीजें अवाम के ऊपर ही क्यों डाली जा रही है? प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक वोटर है जो वोट देता है, उसके वोट से एक मिनिस्टर बनता है, MNA बनता है, MPA बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन जो वोट देता है वो इलेक्ट्रिक के बिल भी भर रहा है, वो पेट्रोल की भी पेमेंट कर रहा है, वो सब चीज़ें पे कर रहा है। और जिसके वोट से जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनको सब मराद दी जाती है। तो ये बंद करनी चाहिए सबसे पहले। जो भी गवर्नमेंट से मुंसलिक है, जिनको तनख्वाह अच्छी मिल रही है, जिनको सब कुछ मिल रहा है, और ख़ासकर जो इलेक्शन जीत के आते हैं, जितने मिनिस्टर हैं, उनको पेट्रोल फ्री दिया जाता है, उनको इलेक्ट्रिक फ्री दी जाती है, उनको गाड़ियाँ दी जाती है, उनको इनका ये मराद जब तक आप कम नहीं करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा सोसाइटी में, तो आवाम ही पिसेगी। तो मकसद कहने का कौन करेगा? बस मुझे लगता है अभी जो हालात चल रहे हैं आजकल, इनको ही करना चाहिए और ये करके भी दिखा देंगे। मुझे लगता है जिस तरह से बेड़ा उठाया गया, मैं यही चाहता हूँ कि इनको फ्रंट पे आके काम करना चाहिए, जनरल नासिर मुनीर साहब को, और ये फ्रंट पे आकर ही काम करेंगे और आप देखना काफ़ी चेंजिंग आ जाएगी। अगर ये डॉलर के रेट को ही नीचे ले आएंगे, काफ़ी महंगाई कम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि एक उम्मीद है जो आज जो उम्मीद है, भले कोई कितनी भी क्रिटिसाइज करे कि इनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं, इनको इन्वॉल्व होना चाहिए। जब कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है तो कोई तो आगे आएगा नहीं। जो सियासतदान कर रहे हैं कोई नहीं आ रहा। इस वक्त में जो सियासतदान थे सब बाहर चले गए, जिन लोगों ने हुकूमतें की सब बाहर चले गए। अब एक शख्स आया है, मुझे लगता है, मैं उनसे बहुत उम्मीद है मुझे कि भले जो भी हो, दुनिया कुछ भी कहे, यूरोप नाराज़ हो, अमेरिका नाराज़ हो, होने दो, अपनी आवाम के लिए फ्रंट पे आके लड़ना चाहिए और उनको सहूलत पहुंचानी चाहिए। उसी पे मैं आपसे भी गुफ्तगू करूँगा। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप देख रही हैं कि एहतजाज का एक दायराकार बड़ा, जैसे इकबाल भाई कह रहे हैं कि भाई ये तो सब ताजिर कह रहे थे कि IMF को ये करो वो करो, ये ताजिर के हवाले से अवाम कहाँ पे जाए, वो किससे सवाल करे, वो किसकी तरफ जाए, किसको देखें? मतलब अभी क्या मतलब कह रही है कि 200 यूनिट की बात है, 400 यूनिट की नहीं है, तो ये जिस तरीके से जो चल रहा है वो उसको कैसे पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ लेके जाया जाएगा? देखिए, एहतजाज पूरे वर्ल्ड में ये ह्यूमन राइट है हमारा। जो अगर आप बहुत सिविलाइज कंट्रीज़ की बात करें तो अपनी चीज़ें मनवाना, अपनी राइट्स को रिकग्नाइज करवाना, तो यही प्रोसीजर है कि आप रोड पर आ जाएं, यकजहती हो, पूरा शटडाउन, हड़ताल हो 1 मंथ 2 मंथ के लिए, तब जाके कोई ना कोई सुनेगा। अब कौन ये डिफरेंस या ये सारे मामलात को हल करेगा? तो आप और मैं ही करेंगे, बिकॉज वी आर द वन जो हम टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं। मेडिकल के हवाले से अगर बात करें तो दवाइयाँ जो शॉर्ट्स हो रही हैं, वायरल चल रहा है, उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं, रेफरेंस देते हैं। ब्लड टेस्ट अगर हम हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट होती है करने के लिए, तो बिजली रही, चीनी रही, सौदा रहा, एवरीथिंग, पेट्रोल अपनी जगह, बट
दवाइयों के भी और आई वुड से कि सीबीसी ब्लड टेस्ट के भी रेट ऊपर चढ़े गए। मुझे ये नहीं समझ आ रही उनको ब्लड टेस्ट की क्या ज़रूरत थी इतनी हाइट पे जाने के लिए। तो अगर कोई जैसे अगर आप फुल XYZ बीमारी है, अगर आपको 4 या 5 टेस्ट लिख कर देते हैं तो वो तकरीबन जहाँ पे 2000 के वो नॉर्मल फीस होनी चाहिए तो वो अब 8000 की हो रही है। तो आई मीन दवाइयों के साथ साथ ये चीज़ें भी हैं कि भाई इस तरफ भी देखें कि आप लेकिन अक्सर डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो इतने सारे टेस्ट लिख के देता है और फिर उसकी फीसें भी 3-4 उसका कोई भी जो है ना वो इनकम टैक्स के अंदर वो है ना किसी चीज के अंदर है, लेकिन बस जो वो पेरोल पे होते हैं ना वो तो टैक्स देते हैं, ठीक है। अब वो कितना टैक्स देते हैं वो भी रिकमेंडेशन होता है कि जी एक सर्टेन अनफॉर्चुनेटली एक कोटा बना दिया गया है कि भाई अगर कोई आए तो यू नीड टू डू इट। जहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं वो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, तो ये भी चल रहा है कि जो आपने कंसल्टेशन करी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फिर उनको रेफर कर दिया जी आप प्राइवेट इसमें आ जाएं, तो वो भी एक मार्कअप बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग इसमें अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ बेनिफिशियल अपनी जेब से भी दे रहे हैं कि दवाएं जो नॉन अफोर्डेबल है। कुछ टेस्ट प्राइवेट क्लिनिक्स ने कर लिया है कि अपने ही यानी ब्लड यूनिट ब्लड काउंट के बना लिए कि आपको कोई भी टेस्ट हो तो उस पर 50 to 70% ऑफ होना चाहिए। मेडिसिन के हवाले से भी बड़े कमीशन के भी चक्कर है। दूसरा मैं ये भी देखता हूँ अक्सर जो है ना डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो अपनी जो रिपोर्ट देखने के लिए भाई ये आज मेरा ओपीडी का दिन है, मंडे के दिन नहीं, आप जुमेरात के दिन आओ, जुमेरात के दिन मैं देखूंगा, एक मिसाल दे रहा हूँ उसी के अंदर ये और ये, वो बेचारा 3 दिन अगर वेट करेगा तो वो तो बेचारा निकल भी जाएगा आगे पीछे होके। बट वो 30 to 40% जैसे आपने बताया कि एक रिक्वायरमेंट होती है हर पेशेंट की कि अगर आपने टेस्ट लिखना है तो इसी हॉस्पिटल से होगा, इसी दुकान से। जैसे बच्चों का भी यही है कि आपने कॉपी पेंसिल लेनी है, सिलेबस लेना है, आपने इसी स्कूल से लेना है, यूनिफॉर्म इसी स्कूल से लेना है। तो हमारा भी मतलब ये कि लिख के ज्यादा टेस्ट देना, एक से भी रिपोर्ट ले से जजमेंट की जा सकती है, दो से भी जजमेंट। अच्छा आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से अभी हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें लेकिन एजुकेशन के हवाले से भी मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से दूसरी महंगाई हो रही है, आप भी कह रहे हो कि भाई अब हमारी फीसों के अंदर भी इजाफा किया जाए, हालांकि जबकि आप लोग स्कूल अगर दूसरी तरफ देखें तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी फीसें और फिर साल के एनुअल चार्जेस, फला चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, इसके अंदर बेचारे लोग पिस रहे हैं। ये सारे के सारे ऐसे ही है, ये कितनी फीसद इसके अंदर आप कंपैरिजन किए हुए? देखिए पहले तो आपने बिजली की बात की, बड़ी अच्छी बात की। मैं बड़ा हैरान था कि पिछले दिनों में जो भी कानून साजी हो रही है, जो ड्राफ्ट बन चुका है और ये कहा जा रहा है कि बड़ी सख्ती की जाएगी जो 6 अरब के लगभग जो चोरी होती है बिजली की उसको रिकवर करने के लिए। बड़ी हैरानगी है, आप यकीन कीजिएगा जो मराहत लेने वाले तबका है वो बिल नहीं देगा। बहुत से ये जो इतना 6 अरब रुपया कम नहीं होता, अगर आप 6 अरब रुपया रिकवर कर लें तो आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इशू ये है कि ये कानून साजी किन से की जा रही है, चोरी रोकने की किन से, कि जो गरीब या औसत तबके का बंदा है, कंज्यूमर है, वो बिल अदा 2 महीने ना करे उसको पकड़ को भी जेल में डालें, यानी ये सख्ती करने का प्लान बना हुआ है। उसकी आड़ में आप असल चोरों को तो पकड़ते नहीं है। जब ये उंगली यूं उठती है ना किसी की तरफ, ये जैसे पिछले जो हमारे हुक्मरान थे ये चोर हैं, ये चोर हैं, तो 3 उंगलियां उनकी अपनी तरफ भी आ रही थी और ये एक उंगली किसी और तरफ भी जा रही थी। बात ये है कि यहाँ तो ब्लेम गेम का किस सिस्टम है, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बात की थी, ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर। जो असल चोर है वो पकड़े नहीं जाएंगे, जो बिल अदा करते हैं 2 महीने अदा नहीं कर सकेंगे उसको पकड़ लिया जाएगा उस कानून के तहत जो बेसिकली बिजली चोरी का है। दूसरी तरफ आ गई कि जब इतनी महंगाई हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रहा है कि तालीमी इदारे सिर्फ 5% बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप क्यों खिचड़ी पकाते हैं, जब बात करते हैं तो बात समझें। एलीट क्लास के जो स्कूल्स हैं वो अगर फीस लेते हैं ट्यूशन फीस के साथ, एयर कंडीशन की फीस, इस चीज़ की फीस, उस चीज़ की फीस, वो एलीट क्लास खुद चाहती है। आप बात करें कॉमन की, 6500 रुपया गवर्नमेंट स्कूल खर्च करती है तनख्वाहों की मद में, ये गारंटेड फिगर है, इसकी मैं एविडेंस दे सकता हूँ। 6500 रुपए 6500 एक गरीब के बच्चे के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर खर्च होते हैं, गवर्नमेंट का खजाना खर्च होता है। पूरे साल की बात कर रहे हैं या महीने की बात कर रहे हैं? एक बच्चे का एक महीने में सैलरी की मद में। अब आप सुनिएगा, इसका मतलब है कि प्राइवेट स्कूल अगर अपनी बिल्डिंग का किराया भी दे,
टैक्सेस भी दे, बिल भी दे, तमाम 16-17 किस्म के टैक्सेस भी अदा करे। अगर वो 3,000 में बच्चे को पढ़ा देता है, इससे बड़ा सवाब का काम नहीं उसमें है। कोई डिस्काउंट भी है, कितने परसेंट डिस्काउंट? मिक्सअप करेंगे तो मसला खराब होगा। जिनको एप्रिसिएशन की जरूरत है, खुदारा उनको अप्रिशिएट करें। जो 1-1 लाख रुपया गवर्नमेंट टीचर सैलरी लेता है, उससे तो आप पूछते नहीं है। जो बेचारा 20-25 हजार के अंदर तालीम दे रहा है, अच्छी तालीम दे रहा है, 20-25 हजार भी तो बहुत है ना। एक तालीमी इदारा तालीम दे रहा है 3,000 में, 2,000 में, उसको तो सलूट करना चाहिए। तो जो 3,000 में दे रहा है, जो 2,000, वो कितने फीसद है? और जो 20,000, 25,000, 30,000? गारंटी से मैं डेटा, मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, सूबा सिंध का, मैं आपको गारंटी से डेटा दे सकता हूँ, पूरी लिस्टें दे सकता हूँ। बात यह है कि सिर्फ 2% ऐसे स्कूल हैं जो हाईली चार्ज करते हैं, जो एलीट क्लास को सर्व करते हैं। और अगर एक और तबका है जो 25,000 ऑनवर्ड फीस लेता है। अगर आप बात करेंगे कि 15,000 से बिलो वाले, तो 90% स्कूल जो है वो 15,000 से बिलो के हैं। अगर आप बात करेंगे और नीचे आएंगे तो 75% स्कूल ऐसे हैं जो 2,500 से कम फीस चार्ज करते हैं। ये मैं आपको एग्जैक्टली ऑन एयर बता रहा हूँ, आपको इसकी एविडेंस दूंगा। मास की बात करें, अवाम की बात करें, चंद उन लोगों के रेफरेंस ना दीजिए जो 20, 25, 30, 40 हजार रुपये फीस लेते हैं। वो खुद देना चाहते हैं, वो एलीट क्लास, अपर क्लास जो अच्छे, वो चाहते हैं हमारे बच्चे एयर कंडीशन में बैठे हैं, वो गाड़ियों में तो छोड़ने जाते हैं अपने बच्चे को। आपके हिसाब से कितनी फीस होनी चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि माशाल्लाह आप भी 6,500 पे जब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रही है गरीब के बच्चे को, जिसकी डेस्क नहीं है, जिसकी पंखा नहीं है, ऊपर गवर्नमेंट की बिल्डिंग में छत गिर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, अगर 6,500 वो ले रही है और 1 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी दे रही है, तो कम से कम 5,000 सैलरी तो फीस होनी चाहिए। बात यह है कि टैक्स फ्री करना चाहिए गवर्नमेंट को, टैक्सेस माफ कर देनी चाहिए, एजुकेशन इमरजेंसी आनी चाहिए। देखिए मुझे 2 जुमले और बोलने दीजिएगा। बात क्या है, आपने कहा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आज का बच्चा 1 क्लास में जो आता है वो आपकी उम्मीद है। वो क्या उम्मीद है? 10 साल बाद वो मैट्रिक करेगा। 2023 में 10 साल को प्लस कर लीजिए, 2033 में दुनिया कहां जा रही है, टेक्नोलॉजी में कहां जा रही है, एआई आ चुकी है, और हम अपने बच्चों को फिलहाल बैठ के रट्टे लगवा रहे हैं और सिर्फ ठप्पे छापते जा रहे हैं, मार्कशीट बांटते जा रहे हैं, और दैट्स ऑल। और कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। आप देखें यूरोप में चले जाए, ओ लेवल का बच्चा जो है एडेक्सल बोर्ड से या कहीं से करके वो टेक्निकल काम करता है, पर आवर काम करता है, टीनेजर काम करता है। हम अपने बच्चे को सिर्फ एक रट्टे लगाते हैं, एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरा आपका कहने का मतलब है कि अगर 6,000 तक फीस कर दी जाए तो ये सारी चीजें सिस्टम के अंदर बेहतरीन तरीके देखिए लाजिम है। और दूसरा जो मेन चीज है, टेक्नोलॉजी शुड बी इन द क्लासरूम। हमारा न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम है, हम लोग 4,500 हजार फीस लेते हैं, और ईच क्लास इज स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे स्कूलों के अंदर, और हम लोग टेक्नोलॉजी से आरास्ता कर रहे हैं बच्चों को, और वीडियो रिसोर्स से डिजिटल कंटेंट बना के दे रहे हैं। कोशिश करेंगे अगर 1 क्लास से हम शुरू करेंगे, स्कूल का भी विजिट करेंगे, देखेंगे आपके आज अगर हम अर्ली ईयर एजुकेशन से ये चीजें शुरू करेंगे, बच्चा इसको जो एंटरटेनमेंट, जो कार्टून का एडिक्शन हो जाती है, बाद में हम माएँ बैठ के सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि अब बच्चा जो है इसका पीछा नहीं छोड़ता। हमें लर्निंग विद टेक्नोलॉजी करनी है, तो फिर कल अर्निंग भी हमारे बच्चे ऑनलाइन करेंगे और डॉलर कमाएंगे, फिर डॉलर बेशक 500 का होगा। अच्छा, एक बात आपकी तरफ आता हूँ, ये अक्सर हमने माजी के अंदर भी देखा, और ये मुस्तकबिल के अंदर कितना फ़र्क, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी एक्टिव हुए और ताजिरों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, जिस हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई हम जो है एक बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे, खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। माजी के अंदर भी अगर हम हुकूमतों को देखें तो इसी तरीके के ताजिरों से भी मशवरे किए गए, इसी तरीके के एक सिस्टम को लाया गया। तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, और किस तरीके से देखते हैं कि अब कुछ बेहतरी, मतलब कोई कमांड आएगा या कोई भरोसा आएगा, लोग जो बाहर मुल्क के लोग भी जो है इनके साथ मुंसलिक होंगे? तो देखिए, माजी के हवाले से आप बात कर रहे हो, माजी और हाल में, तो इसमें कुछ थोड़ा फ़र्क है कि इस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, ये फ्रंट पे आके खुद फेस कर रहे हैं, हर चीज़ की ऑनरशिप ले रहे हैं कि मेरे पास ये विज़न है, और ऑनरशिप जब ले रहे हैं तो इनके पास इम्प्लीमेंट करने के भी तरीक़ेकार हैं कि किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, और हर चीज़ को उन्होंने कहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है और इसको इस तरह नहीं, इस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो मुझे लगता है माजी में और इसमें ये फ़र्क आ गया है कि इस बार जो है वो खुद फ्रंट पे आके
फेस कर रहे हैं और खुद सामने हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी उम्मीद है कि जो हमारा पास्ट है उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट आएगा। और आप मुझे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि मैंने पास्ट में किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस तरह आके बात करते हुए नहीं देखा, इस तरह ऑनरशिप लेते हुए नहीं देखा, और आपको 2 दिन में इतना बड़ा रिजल्ट मिल गया। तो अगर इसी तरह अगर ये इम्प्लीमेंट करवा देंगे, पाकिस्तान में देखें प्रॉब्लम पता है क्या है, पाकिस्तान में पॉलिसी भी है, पॉलिसी मेकर भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ मालूम भी है, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। ना हमारी ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट करती है, ना हमारी लॉ एनफोर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते। हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है इस बार शायद इम्प्लीमेंट अगर हो गया, कैसे इम्प्लीमेंट होगा? देखें ना, आप फरवरी के अंदर इलेक्शन की बात भी हो रही है कि जब नई हुकूमत आ जाएगी तो वो कहेगी कि भाई हम अपने हिसाब से चलेंगे और आप जो है इस तरीके से चीज़ें लेकर आए, हम क्या फिर हम काय के सियासतदान हैं? फिर ये सारी चीज़ें भी तो सामने आएगी ना। देखें यही तो मैं कह रहा था, अभी आपको अगर अपना मुल्क का सोचना है तो यार आप इलेक्शन की बात करना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो बात वही हो जाएगी, कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भले कितना भी काम कर जाए, 3 महीने या 6 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर 3 महीने और 6 महीने में थोड़ी बेहतरी भी हो जाएगी, फिर वही लोग आ जाएंगे, तो फिर वहीं पे आ जाएगी बात। मैं चाहता हूँ, मैं जो अपनी सोच है, मेरी राय ये है कि फिलहाल इलेक्शन नहीं हो, साल 2 साल, और इसी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए तो रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी को 3 महीने का टाइम दे रहे हैं और 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद सब सियासी पार्टियां निकल आएंगी, इलेक्शन करवाएं, तो वो तो फिर अपने आप को डिफेंड करेंगी। क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर, तो ये सियासतदान की पार्टियों में लोग निकलेंगे। ये जितनी करप्शन है, डॉलर की हो गई, जखीरा अंदोजी हो गई, चीनी और जो भी हैं, तो ये अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, इनको पकड़ने जाएंगे, तो ज़्यादातर सियासी पार्टियों के लोग निकलेंगे। अगर आप इनको 3 महीने बाद दोबारा गवर्नमेंट दे देंगे या 6 महीने बाद, तो फिर तो वही बात आ जाएगी जहां से शुरू हुई थी। नहीं तो आप तो जैसे कहते हैं ताजिर के हवाले से बात कह रहे हैं कि भाई ताजिरों ने ही कहा IMF के हवाले से, IMF भी चल रहा है। हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि ये IMF वाला जो है ना, ये चक्कर ही ख़त्म हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि एक ऐसा मुल्क और यानी फलता फूलता और खुशहाल पाकिस्तान की तरफ बढ़े। तो यही ताजिर फिर बाद में, यही सियासतदान जब बाद में 3 महीने के बाद बोलेंगे इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे, तो फिर ये सारी कहानी भले बोलने दें, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। मतलब अब देखिए, जिन बोलने वाली चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि अगर अपने मुल्क से प्यार है तो कौन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अमेरिका क्या बोल रहा है, यूरोप क्या बोल रहा है, छोड़ दें इसको। आपके मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके मुल्क में ये बेहतर ही नहीं है कि इलेक्शन 3 महीने में 6 महीने में हो जाए। अगर 3 महीने में इलेक्शन होते हैं, 6 महीने में होते हैं, तो जितना भी जो काम किया गया होगा 6 महीने में, उस सब पे पानी फिर जाएगा। आप समझते हैं कि IMF की और ये दूसरे मुल्क की इन्वॉल्वमेंट वगैरह ये कोई देखिए, IMF का कोई ताल्लुक नहीं है कि पाकिस्तान में कौन हुकूमत कर रहा है, पहले आप ये दिमाग में बिठा दें। IMF का कोई डेमोक्रेसी से ताल्लुक नहीं है। IMF कौन, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है और पाकिस्तान को कौन चला रहा नहीं है, उनका ताल्लुक है कि उनसे जो आपने कमिटमेंट किया है वो पूरा कर रहे हो कि नहीं। आप भले ने कितना भी अच्छा वजीर आजम ले लें, कितना भी, लेकिन अगर वो IMF के मुआहदे पे अमल नहीं कर रहा, IMF के लिए वो बेकार है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है। हम और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है। 1% आबादी का मतलब हुआ 25 लाख। 25 लाख लोग, सियासत ये होनी चाहिए, डेमोक्रेसी ये होनी चाहिए, वजीर आजम ये होना चाहिए। बाकी जो 99% आबादी है ना, उनका सिर्फ एक ही मसला है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए, मुझे जितनी सैलरी मिल रही है इसमें मैं अपना घर चला सकूं। ये है बाकी लोगों का मसला। ये इनका प्रॉब्लम ही नहीं है 98-99% लोगों का कि वजीर आजम कौन है, हुकूमत कौन चला रहा है। आम आदमी का ये प्रॉब्लम ही नहीं है। आम आदमी का प्रॉब्लम है मैं सिक्योर हूँ, मैं घर के बाहर जाके आ सकता हूँ, मेरा बच्चा अगवा तो नहीं हो रहा, ढक्कन खुले हुए तो नहीं है घटरों के, मेरा बच्चा मर तो नहीं जाएगा। ये है आम लोगों का प्रॉब्लम। 99% आबादी का ये प्रॉब्लम है कि मेरी जितनी सैलरी है इसमें मेरा घर चल सकता है कि नहीं, मेरे बच्चों को तालीम दे सकता हूँ कि नहीं, सिक्योर हूं कि नहीं, घर से जाऊंगा, घर पे आऊंगा कि नहीं। फैमिली ये चाहती है। आपकी नज़र में डंडा बड़ी इस वक्त जो है ना ज़रूरत है, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? आप कहेंगे इस वक्त डंडे की बहुत शदीद ज़रूरत है। एंड वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर इलेक्शन। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे भाई साहब ने बताया, बिल्कुल स्टेबिलिटी होनी चाहिए 2 years 3 years के लिए। बिकॉज जो भी इस आई वुड से कि गद्दी पे बैठा है, तो ऑफ कोर्स ही इज़ एन एक्सपीरियंस, बट एट द सेम टाइम हमें जॉब क्रिएट करना है। ठीक है, अभी तो हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो अब्रॉड में, टेक्सास में ऑलरेडी कोरोना आ चुका है, स्कूल शट डाउन हो चुके हैं,
नेक्स्ट है कनाडा, सो अनदर सितंबर की मिड या अक्टूबर से ये क्राइसिस शुरू होंगे। अच्छा। जी बिल्कुल, तो वी हैव टू बी रेडी। ऑनलाइन एजुकेशन वी नीड, बेस्ट एजुकेशन ऑनलाइन, वी नीड जॉब्स मतलब ऑनलाइन। सितंबर अक्टूबर बिल्कुल खतरनाक है। बिल्कुल ख़तरनाक है और ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। दूसरी चीज़, हमें जॉब्स, एजुकेशन ऑनलाइन, एआई का ज़माना है। इफ़ वी स्पेंड मोर आईटी प्रोफेशनल्स, अगर हम मोर क्रिएट करें, एमबीए है, बीबीए है, मेडिकल है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इनटू एआई। ये मर्ज हो रही है, दैट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। सो हमें चाहिए कि थोड़ा सा रुझान, ठीक है, वी हैव क्राइसिस, हम इस चीज़ों से गुजर रहे हैं कि बेसिक नेसेसिटीज़ हर किसी के पहुंच में नहीं है, बट इस चीज़ से कैसे आउटकम करें। ऑलरेडी वेबसाइट्स आई हुई हैं जिससे आप कमा भी सकते हैं, बट लोगों को नो हाउ नहीं है कि कहाँ पे जाएं, क्या करें। घर बैठे बैठे, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गाँव देहात में, तो यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, आप नहीं जा सकते, आप काम नहीं कर सकते, बट एनजीओ जो हैं उनको स्टेप अप करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, घर घर जाएं और जहाँ पे उनकी यूनियन है, जहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, उनको चाहिए कि अब वो एक्टिव में आ जाए, इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाए और लिटिल बिट रैपिड करें, क्योंकि आने वाला अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कोविड। तो अनदर 1-2 years हमारी ड्रिलिंग पहले हो चुकी है 2019, बीजिंग एंड चाइना में ये 2018-17 से ऑलरेडी स्टार्ट था जब ये प्लेग आउट हुआ, तो ये 2019 पे ये यूरोप की तरफ और इस तरफ गुजरा। सो वी हैव टू बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ये तो चीज़ें हैं क्राइसिस, बट जो कोरोना है दैट इज मेन मोर कंसर्न ऑफ दैट, क्योंकि अभी जो आंखों की बीमारी भी चल रही है, वायरल हुआ है, काफ़ी लोग उससे परेशान है कि कंटेजियस है कि नहीं है, बट इट्स नॉट कंटेजियस एट ऑल। बट इसी चीज़ों को लेके, जैसे वैक्सीन है, हर कोई, अगर आपको मर्ज्ड इन होगा, घरों के अंदर रहना, हैंड सैनिटाइजर प्रॉपरली प्रोटोकॉल है कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगवानी है, आपने नोज़ का जैसे स्वैप से हम लेते थे स्पेसिमेन और जाके हम लैब टेस्ट करवाते, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। अब वो चीज़ें नहीं है कि हम सिट बैक करें, एवरीथिंग वी आर इम्पोजिंग ऑन द गवर्नमेंट। हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं इंडोर्स कर सकते। सेल्फ हवाले आप भी कुछ कह रहे थे कि इस हवाले से कोई अब भी बाहर मुल्कों में जाना रहता है, आपके खासतौर पर मिडिल ईस्ट सेक्टर की तरफ। देखिए, तालीम के हवाले से अगर आप कह रहे हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इस हवाले से बात हो रही है, तो हमारी बदकिस्मती ये है कि 10 से 15% टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। हमने अभी तक ऐसे लोग ही तैयार नहीं किए जो आज के दौर के अंदर जिनकी रिक्वायरमेंट है। वो अफरादी कुव्वत पाकिस्तान कभी ट्रेन कर ही नहीं पाया। पता नहीं कि काफ़ी स्कूल है, हमारे प्राइवेट स्कूल भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि वो एक रट्टा करवा लेते हैं। सिर्फ हमारी एक मेडिकल की डिग्री के अलावा बाकी दुनिया में कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं है। यहाँ का ग्रेजुएट लड़का भी बाहर जाके लेबर जॉब करता है। तो मकसद कहने का, हम तालीम में बहुत पीछे हैं। इससे अंदाज़ा लगा दें कि जो अभी आप जो कोविड का वाक़या हुआ था, तब पता चल गया था हमारे पास तकरीबन 10-12% से ज़्यादा टीचर ही ऐसे नहीं है जो ऑनलाइन तालीम दे सके। तो हमको अपने लोगों को वो तालीम देनी चाहिए जो आज की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ वो तालीम दी जा रही हो, भले वो अगर गवर्नमेंट में पढ़ रहा है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसे स्टूडेंट हम तैयार ही नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग हम तैयार ही नहीं कर पा रहे जो आज की जो नीड है। असल में उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आप एजुकेशन की देखिए, इसमें तकरीबन 50-60-70% ऐसा है जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर रहा। वो एजुकेशन की तरफ क्या बढ़ेगा, वो देखेगा हालात ऐसे हैं कि वो बेचारे इलेक्ट्रिक के बिल है, दूसरे वो है, वो उसी के अंदर कंफ्यूज है जिसके 5 बच्चे 6 बच्चे। इसका एक ही हल होता है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दे और उसको इम्प्लीमेंट करे। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो मिनिस्टर हो, जज हो, जो भी हो, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़वाएंगे। अगर ये कानून पास हो जाए तो आपके गवर्नमेंट स्कूल का मयार खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये डबल स्टैंडर्ड मार देता है। वो खुद के बच्चों को जब भेजते ही नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उसका मयार कैसे ऊपर होगा। और प्राइवेट तो सीधी बात है, मनी मेकर, हाँ, वो अलाउ नहीं करें, गवर्नमेंट बाहर अलाउ नहीं करें ना। बाहर क्यों जाएंगे जब आप हुकूमत यहाँ कर रहे हो, आपकी जॉब यहाँ है, आप कमा यहाँ से रहे हो, तो आप अपने मुल्क में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। इसका मतलब आपने अपने बच्चों को इसलिए
इसलिए नहीं पढ़ाते कि आपने तालीम का मयार ही ऐसा रखा है, एजुकेशन ही आपके गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। आप अच्छा, ये करो। बिल्कुल वक्त में आखिरी इल्ज़ामात की तरफ जी है। बिल्कुल, जब तक सिंगल नेशनल कैरिकुलम डिज़ाइन नहीं होगा, एक तालीमी निज़ाम नहीं होगा, दोहरा तालीमी निज़ाम यहाँ मौजूद है, अमीरों के लिए अमीरों का, उनके बच्चे बाहर जाते हैं। सरदारी शाह साहब ने ये कोशिश की थी, जैसे सर ने फरमाया, अपनी बच्ची को हैदराबाद में जाके सिर्फ एक कैमरा के सामने और मीडिया के सामने एडमिशन कर लिया, मगर वो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी क्लर्क और प्यून पे ज़बरदस्ती नहीं कर सके कि आप जो है आप भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को दाखिल करें। ये हो चुका है, ये नहीं कर पाएंगे। बात यह है कि दोहरा तालीम है, दोहरा कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे कवानीन हैं कि अभाम है कि उसी की इम्प्लीमेंट हो जाती है जिसकी ताकत होती है। अच्छा, इस हालात से मैं आपसे एक सियासी भी और इस हवाले से, ताजिरों के हवाले से भी एक सवाल करूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके ऊपर जो है ना ताजिर बिरादरी ने 2 स्ट्राइक भी की है, उसमें कुछ एक सियासी पार्टी भी थी, लेकिन अभी कल की बात है, जुम्मे के दिन जो कोई धरना देने के लिए जा रहे हैं ताजिर, और इस हवाले से भी बात करें तो क्या अब वो उस धरने से या उससे आप क्या समझते हैं कि ऐसी चीज़ करें या खामोशी से जो भी है बर्दाश्त करते जाएँ? देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो चाहती है कि बिजनेस जो है वो डे लाइट में हो। बेसिकली ज़्यादा अफेक्टिव जो स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो बिजनेस हैं, या जो कॉटेज इंडस्ट्री है, या छोटे शॉपकीपर्स हैं, वो काफ़ी अफेक्टिव है, क्योंकि हमारा मुल्क का कल्चर ऐसा है कि जब दफ्तर से, ऑफिस से साहब आएंगे या 6 बजे 7 बजे के बाद फिर वो फैमिली के साथ निकलेंगे, रात को जाके शॉपिंग करेंगे। इस मुल्क में एनर्जी, यू बिलीव इट, कि जो रेंट का एक्सपेंसेस है उससे ज़्यादा यूटिलिटीज़ खर्च होती हैं। आज भी सर्वे करके देख लें, अगर 20,000 रुपये का किराया का घर है तो 15,000 रुपये का सिर्फ बिजली का बिल होगा, और बाकी गैस पानी भी उसको परचेज करके यूज़ करना होगा। जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा यूटिलिटीज़ महंगी हो, हमें एहसास नहीं है। हम बेहिस लोग हैं, हमें चाहिए कि सेविंग करें, हमें चाहिए कि हम कफ़ायतचारी करें, अपनी मदद आपके तहत जो करें, वरना जो है हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, इकबाल से बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। मैं इसी जुमले के साथ अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम की तरफ लेके चलता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही वाला तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।